वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। सब आज की क्लास होने वाली है हमारी पब्लिक हेल्थ नर्स को लेकर। तो अपकमिंग टाइम में यदि वैकेंसीज़ के बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे 1 मिनट में कि अपकमिंग कहाँ पे वैकेंसी हैं। IGCAR के फॉर्म फिलअप किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। यहाँ पे मैं आपको एक पेज है जो ऐड करके दिखा देती हूँ डायरेक्ट कि अभी अपकमिंग टाइम में आपके लिए जो फॉर्म है जो कहाँ फिलअप किए गए हैं। आफ्टर दैट है जो सिलेक्ट क्लास को है जो स्टार्ट करेंगे। IGCAR के लिए वैकेंसी निकली है, जिपमेर के लिए वैकेंसी आज से ही फॉर्म फिलअप हो रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी लोग 19 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं 19 अगस्त तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए IGCAR के फॉर्म भर गए हैं। अपकमिंग यदि हम बात करें DSSB के ऑलरेडी भरे हुए हैं फॉर्म। BSF की लिंक दोबारा से रीएक्टिवेट कर दी गई है। ITBP के भी भरे जा रहे हैं। और साथ में यदि ये जितनी भी वैकेंसीज मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई हैं इसमें सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट की नहीं है, सेंट्रल की हैं। यहाँ पे आप लोग ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। और यदि बात करें फॉर्म कहाँ के भर चुके हैं तो वो है NVS, DSSB। अभी यहाँ की एग्ज़ाम डेट नहीं आई है लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा और जॉब है जो बहुत ही अच्छी है जो यहाँ पर रहती है NVS और DSSB में। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अपकमिंग MP ग्रुप 5 में आपकी वैकेंसी आ सकती है। MP PEB के थ्रू है जो एग्ज़ाम हो, या MPESB के थ्रू होगा। PEB के थ्रू पहले होता था। एंड साथ ही साथ NHM की वैकेंसी आ सकती हैं, CHO की आ सकती हैं, DHS की। तो यहाँ पे अलग अलग जगह की वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो आप लोग प्लीज़ रेडी रहिए कि अपकमिंग टाइम में आप है जो कहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़, जो भी लोग बुक को या PDF मटेरियल को ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। बुक में भी कुछ ऑफर ऐड किया गया है फ्लिपकार्ट में और डायरेक्ट भी। और साथ में यदि आपको PDF मटेरियल लेना है, यदि आप RRB के लिए भी 2000 प्लस से ज़्यादा वैकेंसी आ सकती हैं तो इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ गिविंग ऑक्सीटोसिन इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज टू। और आपको जो अभी अपकमिंग है जो इस तरीके से क्लासेस मिलेंगी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, जिससे आपके चाहे आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल लेवल पे या जहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऑक्सीटोसिन देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन ऑक्सीटोसिन का अभी रिसेंट में UPSC एग्ज़ाम में भी आया था, जिन्होंने पेपर दिया था 6 तारीख का। और साथ में अलग अलग चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो ऑक्सीटोसिन का है तो डोज पूछा जाता है जो 10 IU दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली, या फिर आपको पूछा जा सकता है ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाता है या किसके लिए दिया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, दैट मीन्स टू प्रमोट द मिल्क प्रोडक्शन। दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय समस्या उत्तेजित करना, दर्द को दूर करना, प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकना, मतलब स्टॉपिंग पोस्टपार्टम हेमरेज। द प्राइमरी पर्पस गिविंग ऑक्सीटोसिन इमीडिएटली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। आफ्टर द चाइल्ड बर्थ के बाद है जो बच्चे के जन्म के बाद है जो ऑक्सीटोसिन देने का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो मेन एम की बात की जा रही है वो क्या होगा। मेन एम होता है पोस्टपार्टम हेमरेज को स्टॉप करना। किसके लिए? पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए स्टॉप करने के लिए क्या दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन है जो दिया जाता है। क्लियर। और यहाँ पे आपको यदि हम अपकमिंग टाइम में बात करें तो ऑक्सीटोसिन का आपको क्या क्या याद रखना है। ऑक्सीटोसिन का डोज, ऑक्सीटोसिन के लिए ही क्या कहा जाता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स मतलब कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के तौर पे भी इसको माना जाता है। PPH को मैनेज करने में भी यूज़ किया जाता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इतने काम है जो किसके हैं, ऑक्सीटोसिन के, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको आते हैं। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के बाद मैं बता दूं कि अपकमिंग टाइम में आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं इस साल में भी। इस साल आपको
आरआरबी रेलवे की नर्सिंग वालों के लिए वैकेंसी आ सकती हैं, मे बी 700 के आसपास आने के चांसेस हैं। आरएमएल में है जो 600 के आसपास वैकेंसी है। डीएसएसबी का तो नोटिफिकेशन ही रिलीज़ हुआ है, तो इसमें 1507 वैकेंसी हैं। और यदि बात करें हम यूपीयूएमएस की, तो यहाँ पे भी 500 के समथिंग है। केजीयूएम, जो केजीयूएम है यूपी की जॉब वैकेंसी है यहाँ पे भी समथिंग 1250 या इसके आसपास इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं। जीएमसीएच चंडीगढ़ पीजीआई में भी मे बी मोर देन 1200। मैंने यहाँ पे जीएमसीएच प्लस पीजीआई सॉरी दोनों की बताई है। जेआईपीएमईआर में ऑलरेडी निकल के आए, आई थिंक 154 है यहाँ पे। तो इस तरीके से अलग अलग जगह बहुत सारी वैकेंसीज आने के बता दूँ किस तरीके से जो अलग अलग वैकेंसीज आनी है। और साथ में नॉर्सेट को हम कैसे भूल गए, जिसमें आपकी 3500 और 3600 पोस्टें जो आनी है। तो इस तरीके से आपकी अलग अलग जगह वैकेंसी आनी है। हरियाणा में आपकी वैकेंसी आना है सीएचओ की, यहाँ पर सीएचओ एनएचएम की वैकेंसी 550 के समथिंग आने के चांसेस हैं, 550, और यहाँ पे आपको 600 भी हो सकती हैं। त्रिपुरा में भी वैकेंसी आनी है सीएचओ के लिए, तो यहाँ पे भी आपको 400-500 पोस्ट तो आ ही सकती हैं। तो अलग अलग जगह जब आपकी मोर देन, यदि हम बात करें मोर देन टोटल आपकी 11,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं जो आने के चांसेस हैं। यस, हम बिहार में भी अभी जो नोटिफिकेशन निकला, आई थिंक यहाँ पे 4500 पोस्ट का है। मैंने यहाँ पे आपको है जो एक रिमाइंडर कराया है कि आपको लास्ट डेट के लिए तैयारी नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट रखनी है कि जो वैकेंसी आएगी तब आप इनके लिए क्या रहें, रेडी रहें। अपकमिंग टाइम में 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने की उम्मीद है और आ भी सकती हैं, जिसमें से कुछ के नोटिफिकेशन ऑलरेडी अपडेटेड हो चुके हैं और कुछ के होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए तैयार रहें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज एड्रेसिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में समानता का सिद्धांत, इक्विटी का क्या सिद्धांत है, किसको है जो रिफर करेगा। केवल बहुसंख्यक आबादी की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने को, टू फोकस ओनली ऑन द हेल्थ नीड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न जनसंख्या समूहों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करने को, या फिर समुदाय के सभी सदस्यों को समान संसाधन उपलब्ध कराने को, सबसे धनी समुदाय के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने को। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, इक्विटी की बात की जा रही है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम में इक्विटी का मतलब होता है कि चाहे अलग अलग लोग हों, यहाँ पर जो रिसोर्स हैं उनको क्या करना है, बांटने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विभिन्न जनसंख्या समूहों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण करने को, डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मेजॉरिटी पॉपुलेशन को आपको टारगेट नहीं करना है, ना ही यहाँ पर संसाधन एक तरीके से आपके पास है जो इक्वल रिसोर्स हैं सभी मेंबर्स को, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हेल्थ रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो ज़रूरत है उसके हिसाब से। इवन किसी को ज़रूरत ही नहीं और आप उसको कुछ इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं तो वो यहाँ पे आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक स्वास्थ्य जाँच है जो जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड हेल्थ चेकअप फॉर वुमेन अबव 50 ईयर ऑफ एज। अनुशंसित, सॉरी यहाँ पे अनुशंसित है मतलब रिकमेंडेबल। 50 साल की उम्र के बाद फीमेल्स को कौन सा चेकअप कराना चाहिए। रेगुलर ब्लड ग्लूकोज लेवल, केवल नियमित रूप से रक्त ग्लूकोज परीक्षण, केवल नियमित सर्वाइकल कैंसर की जांच, या फिर ओनली रूटीन स्किन कैंसर स्क्रीनिंग, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बोन डेंसिटी टेस्ट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कराना है आफ्टर 50 ईयर के बाद। तो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग तो आप है जो 50 के बाद करवाते हैं, मेल फीमेल दोनों कराएंगे, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर फीमेल के लिए पूछा है।
तो आफ्टर द 50 ईयर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। क्यों? इसका रीज़न होता है मेनोपॉज। क्या होता है? मेनोपॉज। एस्ट्रोजन का लेवल डाउन जाएगा, मेनोपॉज की कंडीशन है जो कॉज होगी, होती ही आफ्टर 50 के बाद है जो मेनोपॉज, मतलब परमानेंट पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस भी होते हैं क्योंकि बोन डेंसिटी घटना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आफ्टर 50 के बाद फीमेल को कौन सा चेकअप कराना है? बोन डेंसिटी टेस्ट है जो कराना है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस का है जो कनेक्शन किससे होता है? मेनोपॉज से। मेनोपॉजल वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि ऑस्टियोपोरोसिस को फीमेल में ट्रीट करने के लिए हार्मोनल थेरेपी का इस्तेमाल भी किया जाता है। नेक्स्ट वन, भ्रूण के विकास का चरण गर्भावस्था के किस सप्ताह के आसपास शुरू होता है? अराउंड विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी डज द फीटल डेवलपमेंट स्टेज बिगन? तो कौन से हफ्ते की प्रेगनेंसी में फीटल डेवलपमेंटल स्टेज है जो स्टार्ट होती है? 9वें हफ्ते में, 14वें हफ्ते में, 12वें हफ्ते में या फिर 7वें हफ्ते में? कौन से वीक में है जो फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है? फीटल डेवलपमेंट स्टार्टिंग की यदि हम बात करें तो प्रेगनेंसी के 9वें से लेके 10वें वीक में, क्या है, 9 to 10 वीक के बीच में, आफ्टर 8th वीक के बाद में, क्या है, आफ्टर 8th वीक के बाद में जो एम्ब्रियो से क्या होगा, फीटल में कन्वर्जन होगा और फीटल का डेवलपमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? 9वें सप्ताह में। कब? 9वें सप्ताह में। नेक्स्ट है, नवजात पुनर्जीवन के दौरान अंतः श्वसनीय इंट्यूबेशन का संकेत तब दिया जाता है जब ड्यूरिंग द न्यूनेटल रिससिटेशन एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इज इंडिकेटेड व्हेन। तो न्यूनेटल रिससिटेशन के दौरान जो ईटी ट्यूब है कब स्टार्ट की जाएगी? नवजात शिशु प्रीटर्म हो, मतलब द न्यूबॉर्न बेबी इज प्रीटर्म, दैट मीन बिफोर 37 हफ्तों के पहले पैदा हो गया हो। इसमें मेकोनियम रंजित एमनियोटिक द्रव हो, इट कंटेंस मेकोनियम स्टैंड एमनियोटिक फ्लूइड, बेबी ने मेकोनियम क्या कर लिया है, स्प्रेड कर लिया हो। तब हृदय गति 100 से ऊपर हो, सकारात्मक दबाव वाला वेंटिलेशन अप्रभावी हो, जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है इनफेक्टिव हो। तो नवजात पुनर्जीवन के दौरान, मतलब न्यूनेटल रिससिटेशन के दौरान यदि बच्चे को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन भी दिया गया है, वो भी इनफेक्टिव हो जाता है, तब यहाँ पर ईटी इंट्यूबेशन है जो बच्चे के लिए किया जाएगा। तो न्यूनेटल रिससिटेशन के दौरान एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कब किया जाएगा? जब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इनफेक्टिव हो, काम ना करे तब। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से, आई होप आपको क्वेश्चन प्रॉपर विजुअलाइज हो रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है जिसका उपयोग बाल स्वास्थ्य नर्स से होम विजिट करते समय सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकती हैं? मतलब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है जो चाइल्ड हेल्थ नर्स है जो कल्चरल बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए यूज़ कर सकती है जब वो होम विजिट पर गई हो तब? ऑप्शन है नस्लवाद और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करना, एड्रेसिंग इशू ऑफ रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना, अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर, यदि आवश्यक हो तो दोभाषिया का उपयोग करना, यूजिंग इंटरप्रेटर इफ नेसेसरी, जिसको जैसे यहाँ पर है कर्नाटक में ले लो या तमिलनाडु में ले लो, लोगों जिनको हिंदी नहीं आती है और जो ओल्ड एज पर्सन है उनको हिंदी सच में नहीं आती है, तो उनके लिए उनके फैमिली मेम्बर्स इंग्लिश में उस चीज़ को ट्रांसलेट करके बताते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, मतलब यहाँ पर इंटरप्रेटर का काम करेंगे। शब्दजाल या चिकित्सा शब्दावली के प्रयोग से बचना, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी रणनीति नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है जो एज अ नर्स आप कल्चरल बैरियर को ओवरकम करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे? आप रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन पे बात कर सकते हैं, इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी को है जो अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे में तो और दिक्कत होगी, उनको लगेगा पता नहीं अब भाई क्या डायग्नोस करके जा रहे हो। तो यहाँ पर जो आपको नहीं करना है वो क्या होगा? अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी
टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर। ऐसी जगह आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ताकि आप समझा सकें उस चीज़ को लेके, ट्रांसलेट करके चीज़ें बता सकें, लेकिन यहाँ पर नहीं है की बात की जा रही है। तो क्या होगा, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वन, नवजात शिशु में श्वसन तंगी के मामले में सर्फेक्टेंट का उचित प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न, श्वसन तंगी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज डन थ्रू। तो जब भी बच्चों में सर्फेक्टेंट की बात की जा रही है, मतलब आरडीएस की सिचुएशन डेवलप हो रही है बच्चे में, तो यहाँ पर सर्फेक्टेंट किस रूट से दिए जाएंगे? इंट्रावीनस, ओरल, एंडोट्रैकियल या फिर इंट्रामस्कुलर। यहाँ पे सर्फेक्टेंट की ज़रूरत लंग्स में है, ना कि आईवी, ओरल या मसल्स में। तो डायरेक्ट इनको एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू है जो क्या किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये भी, सर्फेक्टेंट है जो आरडीएस की कंडीशन में कैसे आप इंजेक्ट करेंगे, तो वो होगा यहाँ पर डायरेक्ट एंडोट्रैकियल ट्यूब के द्वारा, ईटी ट्यूब के द्वारा। नेक्स्ट वन, खसरे की रोकथाम के संदर्भ में हार्ड इम्यूनिटी सबसे अच्छी तरह प्राप्त होती है जब जनसंख्या के कितने प्रतिशत को टीका लगाया जाता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीजल्स प्रिवेंशन, हार्ड इम्यूनिटी इज बेस्ट अचीव्ड व्हेन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड? खसरा की बात की जा रही है या किसी और बीमारी के बारे में बात की जाए, तो हार्ड इम्यूनिटी कब सबसे अच्छे से काम करेगी? जब वहाँ की जनसंख्या का 95% लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हो गए हों, तब। क्या है, जब 95% से ज़्यादा लोग क्या हो गए हों, वैक्सीनेटेड हो गए हों, तब ये वैक्सीन है जो प्रॉपर तरीके से अपना असर है जो देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिलेगी? वो होगी रेटिनल डिटैचमेंट में। किस में होगी? रेटिनल डिटैचमेंट में। एक और आपको आता है कि जो विज़न है, विज़न कैसे, टनल विज़न देखने को किस में मिलता है? तो वो होता है ग्लूकोमा की कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसव के दौरान, क्या है, प्रसव के दौरान भ्रूण टैकीकार्डिया इसका संकेत हो सकता है। ड्यूरिंग द लेबर फीटल टैकीकार्डिया में भी साइन ऑफ, तो फीटल टैकीकार्डिया में होगा क्या कि 160 से ज़्यादा है, जो 160 से ज़्यादा क्या चली जाएगी, हार्ट रेट जाएगी 160 से अबव। अब यहाँ पर जो फीटल टैकीकार्डिया किसका साइन हो सकता है? इंट्राएमनियोटिक इन्फेक्शन का, फीटल वेलबीइंग का, अर्जेंट डिलीवरी रिक्वायर्ड, या फिर मातृ थकान, या फिर मैटरनल है जो थकावट है जो यहाँ पे। यदि मातृ थकान होगा तो यहाँ पर क्या होगी, ड्रॉप होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी फीटल हार्ट रेट। कैसी होगी? डिक्रीज होगी। सेम एज यहाँ पर डिलीवरी की ज़रूरत होगी तो यहाँ भी पल्स डाउन जाने लगेगी। फीटल वेलबीइंग में नॉर्मल रहेगी, लेकिन टैकीकार्डिया की बात की गई, मतलब यहाँ पर 160 से क्या जा रही है, अबव जा रही है, अबव 160 से ज़्यादा जा रही है, तो वो होगा यहाँ पर इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन के कारण। किसके कारण? इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन का कारण है जो मेन रीज़न होगा फीटल टैकीकार्डिया का। क्योंकि यदि फीटल वेलबीइंग, बच्चा स्वस्थ होगा तो हार्ट रेट है जो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, और डिलीवरी की तुरंत ज़रूरत है तो क्या होता है, जब चेक किया जाता है कि फीटल हार्ट रेट डाउन तो नहीं हो रही है, मात्र थकान होगी तब भी फीटल रेट डाउन होगी, बढ़ेगी नहीं। फीटल टैकीकार्डिया किसका संकेत हो सकता है? इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है, प्रसवोत्तर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के विकास का सबसे अधिक संकेत किससे मिलता है? Which of the following is most likely to indicate the development of postpartum thrombophlebitis? पोस्टपार्टम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का इनमें से कौन सा सही एग्जाम्पल मैच होगा? फ्रॉम जनरलाइज्ड बॉडी एक, सडन फीवर एंड चिल, स्वेलिंग, पेन इन वन लेग, या फिर डिक्रीज यूरिन आउटपुट। पोस्टपार्टम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्या होगा, जो आपकी वेन है वहाँ पे क्लॉट तो बनेगा ही, साथ में इन्फेक्शन होने का डर भी रहेगा। तो यहाँ पर जो मेन है, यहाँ पर जो डेवलपमेंटल साइन है वो क्या होगा? थकावट तो नॉर्मल सी बात है, डिलीवरी के बाद फील होती है।
कभी कभी चिल्स भी लगने लगता है, फीवर इन्फेक्शन होता है तब आता है, फ्लेबाइटिस में नहीं, तुरंत तो नहीं आएगा। यहाँ पे जो इंडिकेटिव साइन होंगे कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो रहा है आफ्टर द डिलीवरी, वो होगी स्वेलिंग एंड पेन इन द वन लेग, मतलब यहाँ पर है हॉमन्स साइन। कौन सा साइन यहाँ पे शो होने लगा है? हॉमन्स साइन यहाँ पर क्या होने लगेगा? शो होने लगेगा। तो आफ्टर द डिलीवरी के बाद आपने सुना होगा डॉक्टर आपको थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए क्यों कहते हैं? ताकि थ्रोम्बस का है जो फॉर्मेशन ना हो। क्या हो? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट वन इज, आई होप आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो जो स्क्रीन पे आपको विजुअलाइज हो रहे हैं। अंतर्गर्भाशयी देखभाल मतलब कि इंट्रायूट्राइन केयर में निरंतर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण निगरानी सबसे आवश्यक है। किसके लिए है? जो इंट्रायूट्राइन केयर होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इंटरनेटल केयर होती है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फीटल मॉनिटरिंग की जाती है। क्यों? फॉर ऑल डिलीवरीज, फॉर वुमेन इन एक्टिव लेबर, फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी या फिर लो रिस्क प्रेगनेंसी। लो रिस्क प्रेगनेंसी में कंटिन्यू क्यों फीटल मॉनिटरिंग है जो की जाएगी, एनएसटी क्यों किया जाएगा? अब यहाँ पर जो एक्टिव लेबर में उनको भी ज़रूरत नहीं, उनका तो किसी भी समय बच्चा बाहर आ सकता है। ऑल डिलीवरीज में भी ज़रूरत नहीं। जो प्रेगनेंसी हाई रिस्क पर है उनमें फीटस की पल्स रेट, कंटिन्यूस हार्ट रेट है जो चेक करने के लिए किया जाएगा कि ड्रॉप तो नहीं हो रही है, हाई तो नहीं हो रही है। तो ये होगा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में ही। किसमें? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। जोखिम वाली गर्भावस्थाओं के लिए, फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए इंट्रायूट्राइन केयर में है जो फीटल मॉनिटरिंग कंटिन्यूस है जो की जाती है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना PMSAY की कार्यान्वयन रणनीति निम्नलिखित सिद्धांतों को दर्शाती है। जो प्रधानमंत्री स्वच्छ सुरक्षा योजना है, किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है? कौन से प्रिंसिपल को? हेल्थ प्रमोशन मॉडल को, बायोमेडिकल मॉडल, सिस्टम थ्योरी या इकोलॉजिकल मॉडल? किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा PMSAY? तो PMSAY है जो सिस्टम थ्योरी के बेस्ड काम करेगा। किसके? सिस्टम थ्योरी के बेस्ड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए प्रभावी होम विजिट का प्रमुख तत्व नहीं है? नॉट अ की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव होम विजिटिंग फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन। जो यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट है, 1 साल तक की उम्र के बच्चे, उनके लिए यदि आप होम विजिट के लिए जाते हैं तो इफेक्टिव कौन सा नहीं है? परिवार को अनुरूप शिक्षा और सहायता प्रदान करना, तो आपका काम है कि आप फैमिली को क्या करें? एजुकेशन प्रोवाइड करें। परिवार के साथ भरोसेमंद संबंध स्थापित करना। जब जिस भी फैमिली में आप होम विजिट के लिए जाएंगे वो आपकी बात कब मानेंगे? जब आपको उन पर भरोसा होगा और उनको आप पर भरोसा होगा, तभी वो आपकी बात मानेंगे। तो यहाँ पर एक रिलेशन है जो बनना चाहिए। प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन टू हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट से तो नहीं है, ये आपका काम नहीं है कि आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराइए। कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट, ये आपको करना है। होम विजिट के लिए जाते हैं, बच्चे का पूरा डेटा लेना है, कैसी हेल्थ है बच्चे की, क्या वजन है, क्या हाइट है, क्या हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, बच्चा किस तरीके से दिख रहा है, सब चीज़ें आपके उसमें आएंगी। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करवाना आपका काम नहीं है। छोटे बच्चों के लिए जब भी आप होम विजिट के लिए जा रहे हैं तो उन यंग बच्चों के लिए आपको ना तो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है, काम पेरेंट्स का होगा। किसका होगा? पेरेंट्स का होगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन टू हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट। क्लियर? डिफॉर्मिटी, आपका जो फोर्क होता है जिससे आप चाउमीन, नूडल्स, मैगी खाते हैं वही है, तो आपका हाथ है जो उस तरीके से हो जाएगा। और ये होता है जनरली जब हेड एंड ऑफ द रेडियस में फ्रैक्चर होता है तब। ये देखिए आपकी जो बोन है यहाँ पर कैसी हो जाएंगी? फोर्क के तरीके से। कैसी? जो आप फोर्क है आपका उसके जैसी, इसीलिए इसको टर्म ही दिया गया है डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। और ये होता कब है? यदि फ्रैक्चर हो हेड एंड ऑफ द रेडियस में, तब। नेक्स्ट इज एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या है?
एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड एट द एज ऑफ। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो पहला डोज है विटामिन ए का कब दिया जाता है? 2 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में कि 12 महीने में? कब दिया जाता है पहला डोज विटामिन ए का? तो फर्स्ट डोज दिया जाता है 9 महीने की उम्र में। कब दिया जाता है? 9 महीने की उम्र में विद द मीजल्स वैक्सीन, विथ मीजल्स वैक्सीन। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन विल बी। तो जो फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है सबसे ज़्यादा कौन से केस में रहे, किस कंडीशन में रहेगा? ब्रीच में, ब्रो में, फेस में कि परटेक्स? प्रेजेंटिंग पार्ट का मतलब है कि जो डिलीवरी के टाइम पर सिम्फाइसिस प्यूबिस में सबसे पहले इंगेज्ड हो चुका है वो वाला पार्ट। तो यहाँ पर सबसे मेजॉरिटी फीटल प्रेजेंटेशन होता है वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, मतलब सिफेलिक वाला, हेड डाउन रहेगा। ब्रीच में आपका बटक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में होंगे, ब्रो में आईब्रो वाला हिस्सा बाहर की तरफ होगा। फेस वाले में भी डिलीवरी कराना थोड़ा सा पॉसिबल, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल कॉमन और मेजॉरिटी फीटल प्रेजेंटेशन है वो होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन व्हेन बोर्न बाय हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट? यदि मरीज हॉस्पिटल में है तो उसको एक बैंड पहना दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन बैंड। तो ये किसके लिए? सेफ्टी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एडवोकेसी के लिए कि लीगैलिटी के लिए? किस चीज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन बैंड आप पहना देंगे अपने हॉस्पिटलाइज्ड मरीज को? जस्ट बिकॉज उसकी सेफ्टी के लिए। बहुत ईजी है कि मरीज की सेफ्टी के लिए वो बैंड है जो उसको पहनाया जाएगा, ताकि आप उस पर्सन को इजीली पहचान पाएँ, उसको अच्छे से मेडिकेशन दे पाएँ, वही सही पेशेंट है या नहीं। इन सब चीज़ों के लिए है जो आइडेंटिफिकेशन बैंड मरीज को पहना दिया जाता है। और जो फैमिली वाले आते हैं उनको विजिटर कार्ड दे दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द वेक्टर बॉर्न डिसीज एक्सेप्ट। वेक्टर बॉर्न डिसीज सभी किसी एक को छोड़कर। वेक्टर बॉर्न का मतलब है कि इन डिसीज को स्प्रेड आउट होने के लिए किसी ना किसी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी सहारे, मतलब व्हीकल कहेंगे हम, तो उसके थ्रू ही ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, किसी एक को छोड़कर। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया, क्या इनमें आपको डिफरेंट लग रहा है? तो मलेरिया भी होगा मच्छर से, डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, ये सभी इनके वेक्टर क्या है? मॉस्क्यूटो हो गए। लेकिन टाइफाइड होगा साल्मोनेला टाइफी नाम के सीधे बैक्टीरिया से, और डायरेक्ट आपकी बॉडी में एंट्री करेगा कंटामिनेटेड फूड और वाटर के खाने के कारण। नेक्स्ट इज एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आउटडेटेड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज्ड इन विच ऑफ दीज बैग। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है उसके तहत है जो जिन भी मेडिसिन की डेट है निकल चुकी है, मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गई है, किस कलर के बैग में डिस्पोज करेंगे? येलो, ब्लैक, रेड या फिर वाइट ट्रांसल्यूसेंट बैग। किस कलर के बैग में आप उनको डिस्कार्ड करेंगे? तो वो होंगी किस में? येलो कलर में। इसमें येलो कलर के बैग में डिस्कार्ड होंगी। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसिडर्ड एडिक्वेट इफ द इन्फेंट्स पासिस यूरिन। ब्रेस्ट फीडिंग को एडिक्वेट माना जाता है कि जब इन्फेंट कितना यूरिन पास करे, मतलब उसने सही से फीड किया है। 6 to 8 टाइम्स इन 24 आवर, 3 to 5 टाइम्स इन 24 आवर, 2 to 4 टाइम्स इन 24 आवर, या लेस देन 6 टाइम इन 24 आवर। यदि बच्चा एक बार फीड करने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तक बिना रोए गाए सो ले तो वो क्या है? अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग के साइन है। दूसरा है 6 से 8 बार से ज़्यादा एक दिन में 24 घंटे में 6 to 8 टाइम से ज़्यादा यदि यूरिन पास आउट करे, मतलब बच्चा क्या है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फीड कर पा रहा है, तो क्या एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग के साइन है कि बच्चे को सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग आप करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग के साइन है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार कौन सा है? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू की फाइलेरिया। फाइलेरियासिस को तो हाथी पाँव वाली बीमारी भी कहा जाता है। इसमें पैर है जो लिम्फ नोड्स में बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, इसलिए स्वेलिंग के कारण। तो यहाँ पर ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार किसको कहा जाता है? डेंगू को। किसको? डेंगू के लिए।
नेक्स्ट, इसको डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो पेन होता है आपके जॉइंट्स में होगा, जॉइंट्स में होगा, बोन्स में होगा, आँखों के यहाँ पे होगा, प्लेटलेट्स काउंट बहुत ही कम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डेंगू। अभी रिसेंट में यदि हम बेंगलोर की बात करें जहाँ पर मैं रहती हूँ, तो अभी रिसेंट में हॉस्पिटल्स फुल चल रहे थे, बच्चों को सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस देखने को मिल रहे थे बड़ों के कंपेयर में बच्चों में। तो इसको क्या कहा जाता है? ब्रेक बोन फीवर। नेक्स्ट वन, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ। तो साइकोलॉजी कौन सी साइंस है? अब क्या पढ़ेंगे आप साइकोलॉजी में? सेंसेशन एंड परसेप्शन, एक्सपीरियंस एंड मेंटल इलनेस, कल्चर एंड ग्रुप डायनामिक्स, या फिर बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो साइकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी एक बिहेवियरल और मेंटल प्रोसेस की साइंस है। इसमें आपके बिहेवियर के, आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब चीज़ें साइकोलॉजी में हैं जो इंक्लूड रहेंगी। नेक्स्ट वन, ग्रेविडा मीन्स। तो ग्रेविडा का मतलब क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन, अ प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर 2 चिल्ड्रन, अ प्रेग्नेंट आफ्टर अबॉर्शन, सॉरी अ वुमेन आफ्टर अबॉर्शन, ए प्रेग्नेंट डिलीवर्ड 1 वायबल चाइल्ड। क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर नली पैरस मतलब कभी प्रेगनेंसी कंसीव ना की हो। ग्रेविड का मतलब है कि प्रेग्नेंट लेडी। आप GTPL स्कोरिंग भी लिखते हैं, प्रीवियस प्रेगनेंसी हुई है, अबॉर्शन हुआ है, अबॉर्शन के लिए 8 टर्म आप यूज़ करते हैं। यदि प्रेग्नेंट कितने बार हो चुकी, भले वो अबॉर्ट हो गया हो बच्चा, लेकिन प्रेगनेंसी तो हुई होगी ना, तो वो कंडीशन कहलाती है क्या? ग्रेविडा और प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट वन, एट वॉट टेम्परेचर ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टोर्ड। OPV कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर की जाती है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, 2 to 8 डिग्री, 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री टेम्परेचर पर ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करके रखा जाता है? तो वो होती है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना? -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे आपको बच्चे का वजन है जो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। एन इन्फेंट वेट इज 24 LB मतलब पाउंड। कन्वर्ट द इन्फेंट्स वेट इन टू किलोग्राम। 24 LB वजन है, पाउंड है 24 पाउंड, तो यहाँ पर किलोग्राम में कितना होगा? 11.5 kg, 10.9 kg, 10.4 kg या फिर 10 kg। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे का वजन इतना है, कोई कुछ भी आ सकता है, 24 की जगह 50 दे दें, 40 दे दें। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने LB होते हैं, जब आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम इक्वल टू 2.2 LB पाउंड। 1 किलो में कितना होगा? 2.2 पाउंड होगा। यहाँ पे 24 है, 24 है LB है, तो यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका 10.9 kg। नेक्स्ट वन, आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट। आई पैडिंग है, क्या है? आई पैडिंग है, तो क्यों अनकॉन्शियस क्लाइंट के लिए यूज़ किया जाता है? ड्राइनेस ऑफ आइस, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, कॉर्नियल अल्सर, या फिर आई मूवमेंट के लिए। किसके लिए आई पैडिंग यूज़ किया जाएगा? यदि मरीज़ बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो आई पैडिंग आप करेंगे किसके लिए? कॉर्नियल अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए? ड्राइनेस के कारण कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, इसीलिए उसकी आंखों पर आई पैडिंग है जो लगा देंगे, जिससे उसको कॉर्नियल अल्सर से बचा सकें। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के डेवलपमेंट के लिए क्या यहाँ पर रिस्क फैक्टर हो सकता है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि आर्टरीज में प्लग का डिपोजिशन होना। तो ये क्या होगा? हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपिड और कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ HDL, लो कंसंट्रेशन ट्राइग्लिसराइड्स, लो लेवल ऑफ LDL। तो यहाँ पर HDL ज़्यादा होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस कम होंगे, ना के बराबर होंगे। ट्राइग्लिसराइड्स कम होगा तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ट्राइग्लिसराइड कम होगा तो अच्छी बात है। LDL भी कम होगा तो भी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का LDL VLDL बढ़ता है, वही हार्ट प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यदि हाई LDL है, हाई LDL मतलब
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, मतलब ये आपके जो आर्टरीज हैं उनमें प्लग बनाने का काम करेगा, डिपॉजिट होने का काम करेगा। तो ये डिपॉजिट होंगे तो ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा अच्छे से, ब्लॉकेज होगा। तो वही यहाँ पर क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की होगा। जितनी भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती हैं उनके लिए भी यही प्लग का फॉर्मेशन सबसे हाईएस्ट मात्रा में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर बर्थ डिफेक्ट इन इंडिया? भारत में सबसे मेजर बर्थ डिफेक्ट क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, रिवर्सल ट्यूब डिफेक्ट, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट पैलेट। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मेजर बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो होता है आपका कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप पैलेट और रिवर्सिबल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब स्पाइना बाइफिडा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं। सबसे मेजर क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू मेजर द पल्स। तो यहाँ पर पल्स आपको एटलीस्ट कितने टाइम तक चेक करनी है? 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड। यहाँ पर ये देखिए ना, तो ये कहा गया कि मरीज अनकॉन्शियस है, इमरजेंसी केस में है, क्या है? यहाँ पे ओनली एक एडिक्वेट ड्यूरेशन पूछा है, कितना होना चाहिए पल्स चेक करने का? तो वो होना चाहिए एटलीस्ट 1 मिनट तक। कितना? 1 मिनट और 60 सेकेंड। लेकिन यदि यही चीज़ आपको पूछे कि मरीज क्या है, अनकॉन्शियस है, तब आप पल्स कितने टाइम तक चेक करेंगे? तब आपको ओनली 10 सेकेंड तक ही चेक करना है, 1 मिनट तक बैठ के चेक नहीं करना है, क्योंकि एक एक सेकेंड है इम्पोर्टेंट रहेगा उस मरीज की जान बचाने के लिए। कभी भी आपको अनकॉन्शियस मरीज या इमरजेंसी केस में कहें तो ओनली फॉर 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। लेकिन यदि डायरेक्ट पूछे कि अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन क्या है, तो वो होगा 60 सेकेंड तक और 1 मिनट तक का। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टू बी प्रेजेंट इन द चाइल्ड विथ ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? पेन इन द आई, पेन इन द ईयर, पेन इन द नोज या फिर पेन इन द टीथ। ओटाइटिस मीडिया पता होगा जब तो आप बता पाएंगे। तो ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है मिडिल ईयर इन्फेक्शन। क्या है? मिडिल ईयर इन्फेक्शन, जहाँ आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, 3 पेयर्स ऑफ ऑसिकल्स होते हैं, बॉन्स होती हैं, मिलियस इनकस स्टेपस। यदि वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? कान में इन्फेक्शन है तो कान में ही दर्द होगा, ना कि नाक में दर्द होगा। तो क्या होगा? पेन इन द ईयर। ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल ईयर, और इंटरना मतलब इनर ईयर। सेमी सर्कुलर कैनाल, कोक्लियर पार्ट में इन्फेक्शन का होना वो है ओटाइटिस इंटरना। नेक्स्ट इज मेनर्स डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मेनर्स डिसीज क्या है? कंडक्टिव डीफनेस है, रिकरेंट वर्टिगो है, नेस्टेगमस है, कि ऑल ऑफ दी अबव है? क्या होगा? एक जो इसका कैरेक्टर होते हैं, इसके एक्चुअल में 3 क्लासिकल साइन होते हैं। एक होता है क्या? वर्टिगो, दूसरा होता है टिनिटस मतलब कान में घंटियाँ सी बजना, और तीसरा होता है हियरिंग लॉस। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो आपका आंसर होगा रिकरेंट वर्टिगो, मतलब आपको चक्कर आना। कल हमने इस डिटेल में पढ़ा है, मैनर्स डिसीज़ के कारण भी वर्टिगो की कंडीशन होती है। मैनर्स डिसीज़ में क्या होगा? बार बार वर्टिगो मतलब स्पिनिंग टाइप से आपको लगेगा कि आपका सिर घूम रहा है या फिर आपके चारों ओर जो चीज़ें हैं वो घूम रही हैं। टिनिटस, कानों में घंटियाँ टाइप की बजेगी। तो ये क्या है? मैनर्स डिसीज, जो कि इनर ईयर में होने वाली प्रॉब्लम के कारण होगा। तो ये इसका जो एक साइन है वो क्या होगा? रिकरेंट वर्टिगो एंड टिनिटस। नेक्स्ट वन, व्हाट कंट्री डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेन इन नर्सिंग। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग किस देश में की थी नर्सिंग की? बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो ट्रेनिंग हुई थी नर्सिंग की, वो ली थी इन्होंने जर्मनी में। जन्म हुआ था इनका इटली में, इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में। और इन्हीं के जो जिस दिन जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, लेडी विद द लैम्प जानी जाती हैं, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जन्म हुआ था 12 मई को। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्सेज डे। नेक्स्ट वन इज ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन्स आर कॉमनली फाउंड इन। ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन्स हैं, किस में देखने को मिलेंगे? सिस्टिक डस्ट, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव।
ब्राउन पिगमेंट गॉल स्टोन्स देखने को मिलेंगे इन सभी में, चाहे वो कॉमन बाइल डक्ट हो, गॉल ब्लैडर हो या फिर सिस्टिक डक्ट हो। नेक्स्ट इज हाउ मच पॉपुलेशन वुड बी कवर्ड अंडर ईच आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। एक आयुष के थ्रू जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए थे, एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा? अबाउट 5,000 पॉपुलेशन इन हिली एरिया, अबाउट 7,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया, अबाउट 5,000 इन प्लेन एरिया एंड 3,000 इन हिली एरिया, या फिर अबाउट 7,000 इन प्लेन एरिया एंड 5,000 इन हिली एरिया। आयुष के तहत जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए कि एटलीस्ट 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाना है। तो अब इसके तहत है जो 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने थे, तो इसके लिए एक कोई अपॉइंट करने की भी ज़रूरत थी, तो CHO की पोस्ट निकाली गई, CHO को अपॉइंट किया गया। और एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है 5,000 जनता यदि प्लेन एरिया की हो, 3,000 हिली ट्राइबल एरिया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ही क्या कहा जाता है? SWC को सब सेंटर। क्लियर? एक क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है आपका, मिड डे मील इज गिवन टू स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग अप टू विच क्लास। मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को खाना दिया जाता है, तो किस क्लास तक के बच्चों को दिया? 3rd, 5th, 8th या फिर 10th तक के बच्चों को। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आते जा रहे हैं, अलग अलग जगह अलग अलग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा काम है कि जब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उसमें ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट, जैसे कल हमने वर्टिगो की क्लास डिस्कस की, आफ्टर दैट आप कौन सा टॉपिक है जो एज अ थ्योरी फॉर्म में देखना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, और यही सेम क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी ऐड करने वाली हूँ, जिससे आप वहाँ पे भी आंसर इसका दे सकते हैं। थैंक यू।